किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। कितना डिस्प्लेस करेगा? अगर ये पूरा डूब गया तो एक मेजरिंग जार ले लो साइड, जितना इस पानी का या लिक्विड का वॉल्यूम है इतना इसका वॉल्यूम। ये बात ठीक? अच्छा, ये तो वॉल्यूम बराबर हुआ। अब जब इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालोगे तो इस पर क्या लगेगी? ऊपर को अपथ्रस्ट। वो अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? ये आर्किमिडीज अंकल बता करते हैं। वो अपथ्रस्ट बराबर होती है वेट की। किसका वेट? ये जो लिक्विड बाहर फेंका गया उसका वेट। किसका वेट? लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी नहीं, इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। हो सकता है पूरी ना डूबी हो सकता है इतनी डूबी हो, ये डूबा हो। तो जो हिस्सा डूब गया उसकी बात कर रहे हैं। वेट का फॉर्मूला mg, लिक्विड का मास। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है। और अगर बॉडी पूरी डूब गई है तो लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम बराबर हो गया इनटू ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो लास्ट आपने किया। ठीक है। वो हमने कितने मीटर की ट्यूब ली थी जब हम देख रहे थे कि डूब गई थी पूरी तरह से? 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तुम कर चुके परसों। दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, एक काम करता हूँ, सुनो, तुम इसका डेरिवेशन करो, है नहीं कोर्स में, पर एक बार करो, समझ में आएगा आपको ये चीज़ें क्या करनी है, क्योंकि हमें फिर आगे भी निकलना हो। जो डिलीटेड पार्ट है वो छोड़ना तो है नहीं। तो एक काम करो, एक कंटेनर बनाओ, उस कंटेनर के अंदर एक क्यूबिकल बॉडी डाल। एक बार प्रूव कर लेते हैं, 2 मिनट का काम। इस बॉडी का डेंसिटी रो है और जो ये लिक्विड है आसपास इसका डेंसिटी सिग्मा। ठीक है। इसका हाइट है h। ठीक है, हाइट आ गई h। अच्छा, और दूसरे कलर से बना, हाइट आ गई h और इसका हाइट फ्रॉम द टॉप इज x। ऊपर से फोर्स लगी F1, नीचे से फोर्स लगी F2 और इसका खुद का वेट किधर है? नीचे की तरफ। ये हम पहले भी कर सकते हैं, करिए। डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा एक शॉट में निकालेंगे। फोर्सेस दिख रही हैं, अब मैं ये नहीं करने वाला अपवर्ड फोर्स कितनी है, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, सीधा एक बार एक लाइन लिखो लास्ट की। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्यू टू लिक्विड। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्यू टू लिक्विड। इस वेट की मुझे जरूरत है नहीं, इसको हटाई देना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू लिक्विड, क्योंकि हम बॉडी के वेट की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं लिक्विड की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है? नीचे वाली, जैसे जैसे पानी में या लिक्विड में नीचे जाएंगे क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? फोर्स। तो ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी। ऊपर वाली के ऊपर सिर्फ कितना पानी है? x। नीचे वाली पे h प्लस x। तो नेट फोर्स कितनी हुई एक्टिंग ऑन द लिक्विड? F2 माइनस F1, है ना। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना हो गया? क्या है प्रेशर का फॉर्मूला? h रो जी, h रो जी a। क्या सिर्फ h लिखना था मुझे? वेरी गुड। क्या लिखना था? h प्लस x। यहाँ क्या लिखना है? x रो जी a। ठीक है। क्या बनाए? आ जाओ। अच्छा मुकुंद माधव, हरी हरी बोल, आ जाओ बेटा।
बैठ 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 पीछे बैठ, आओ। इसमें से x कट जाएगा, क्या बचेगा? h रो g a। ये आ गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ड्यू टू लिक्विड अलोन, ड्यू टू लिक्विड। आगे चलो, h रो g a। क्या ये सब कुछ ठीक लिखा गया? क्या ये सब कुछ ठीक लिखा गया उत्तर? कहीं एक छोटी सी गलती है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू लिक्विड, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू लिक्विड। हाँ जी, डेंसिटी किसकी डाल दी? बॉडी की। कितनी किसकी आनी जी? ध्यान रखो, ऐसा ना तुम कम से कम बारी बार उत्तर मत करो। काम है तुम्हारा पूरा बैच नहीं बेटा, ठीक है। एच सिग्मा जी, एच सिग्मा जी ए। क्या निकाल रहे हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब बॉडी को लिक्विड में इमर्स करेंगे तो लिक्विड डिस्प्लेस होएगा, उस लिक्विड का वेट और अपथ्रस्ट बराबर है। क्या ये उस लिक्विड के वेट के बराबर है? अब पता तो लग नहीं रहा, तो रट लिया हमने। देखें जरा, अपथ्रस्ट समझ में आई तो नेट फोर्स इज अपथ्रस्ट। ऊपर से भी लिक्विड की फोर्स लगी, नीचे से भी लगी, लेकिन नीचे वाली ज्यादा थी तो नेट फोर्स किधर को लगी? ऊपर को। इस ऊपर वाली फोर्स को क्या बोलता है? अपथ्रस्ट। यहाँ तक बात क्लियर? जरा देखना, ये h into a मल्टीप्लाई करो, क्या ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी नहीं है? हाँ या नहीं? इनटू सिग्मा इनटू बॉडी पूरी तरह से पानी में डुबो रखी है, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर फेंकेगा या लिक्विड बाहर फेंकेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सही है ना, इनटू सिग्मा इनटू जी, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास। मास किसका? जिसके बारे में बात करे जा रहे हैं बार बार, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। और mg क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हम तो कह ही रहे हैं बार बार, बॉडी हमेशा जरूरी नहीं है पूरी तरह से डूबी मिलेगी आपको, हो सकता है बॉडी पार्शियली इमर्स्ड हो। ठीक है, चलते रहिए यार। अब एक बात बताइए, आपने ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स कर दिया, वो हल्का नहीं हो गया? हल्का तो हो गया। इसका खुद का वेट था नीचे को, लेकिन नीचे से इस पर क्या लग गई? ऑब्वियसली इसका अपेरेंट वेट। एक्चुअल में अपेरेंट वेट मतलब क्या चीज होती है? हमने लिफ्ट वाले केस में भी करा था। अपेरेंट वेट होती है वो नॉर्मल रिएक्शन। फ्री फॉल की बात करते हो ना, जब बॉडी पूरी तरह से किस पर ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रही होती है, उस टाइम r की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए बॉडी कैसी आती है? वेटलेस। r माने अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट। तो यहाँ पर इसका वेट कम हुआ कि नहीं हुआ? इसका अपेरेंट वेट हमारा कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं इसको एयर में ले जाऊँ तो एयर में तो कोई अपथ्रस्ट है नहीं, थोड़ी है, ना के बराबर है, एयर भी लगा रही है लेकिन ना के बहुत कम कर रही है। तो इसका वेट किधर है? एयर में ज्यादा है, लेकिन लिक्विड में डालता हूँ तो इस पर क्या लगती है? तो ये हल्का हो गया ना। अपेरेंट वेट कितना आएगा इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो? फॉर्मूले वाइज बताइए। अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक, अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक कैसे निकालोगे? अच्छा सोचो एक बार, अपेरेंट वेट ऑफ ब्लॉक आप बोलोगे पहले मैं वेट निकाल लेता हूं एयर में, वेट इन एयर माइनस वेट ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, ऐसे निकालोगे ना? निकाल के एयर की अपथ्रस्ट मत लो, सीधे सीधे mg ले लो उसको। जैसे आपने कहा वेट इन एयर, तो आप बोलो mg, मास हो गया वॉल्यूम, कितनी डेंसिटी थी उसकी? रो, ऑब्जेक्ट की रो इनटू जी। तो ये तो आ गया आपका वेट इन एयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेट इन लिक्विड बताओ कितना है? वेट इन लिक्विड जो भी है
अभी निकाला था। क्या निकाला था? क्या निकाला? H सिग्मा G। हाँ, आपने निकाला था H A सिग्मा G, ये वॉल्यूम ही तो था। तो V इंटू सिग्मा इंटू G, ये क्या आ गया? अपेरेंट वेट आ गया ब्लॉक का। कहाँ? लिक्विड के अंदर। अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक इन लिक्विड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या लिक्विड में छोड़ दिया जाए तो क्या उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लगेगी या कम लगेगी? मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल है। सेम ही लगेगी। G तो वही रहेगी। इतनी कुर्सी से कूदते हैं हम तो बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, पानी में जाते हैं तो इतनी हाइट इतनी जल्दी कवर कर लेंगे। एयर, अरे छोटा बच्चा भी बता दे यार, एयर के मॉलिक्यूल पास पास हैं? एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर है और लिक्विड के मॉलिक्यूल पास तो किस में घुसना आसान हुआ? इसमें कोई ये कोई सोचने की चीज है, इसको सोच रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? अरे कई बार तो नहीं वो तुम मनते मानते हो सिक्का फेंकते तो बहुत देर तक दिखता रहता तुम्हें जाता हो, छत पे से फेंक के देखो सिक्का यूं जाएगा फट से। एक्सेलरेट नीचे से अब तरस नहीं लगी, क्या नेट फोर्स इसके बराबर है? एयर में ये एयर में आपको नीचे कौन खींचता है? आपका वेट। और पानी में कौन खींच रहा है? दिस माइनस दिस। अरे पानी में कौन नीचे खींच रहा है आपको? दिस माइनस दिस। तो फिर कैसे कह रहे हैं? पानी में नेट फोर्स ज्यादा लग रही है नीचे की तरफ को या एयर में? ट्यूबलाइट को जल्दी दे दी, कमाल कर दिया। यहाँ पे ए पर आज क्या हो गया? अम्मा ने खाना ज्यादा खिला दिया तुझे? भाई इन दोनों में मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ, किसमें घुसना आसान है? बस बात खत्म करना। तो एयर में अपथरस बहुत ही कम लगेगी, यहाँ पर अपथरस बहुत ज्यादा लगेगी। तो एयर के अंदर तो जल्दी से नीचे गिरेगा। वहाँ पर जी कितना लेता है? 9.8। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस हम तो बना के बराबर ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जी उतना रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? एयर में वेट है इतना और उसमें वेट कितना है? दिस माइनस समथिंग। तो वेट है पानी में उतना? पानी में वेट कैसा हो गया? पानी में वेट ज्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक है, माइनस करने से ज्यादा होता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे प्लस लगा रखा है, प्लस लगा रखा है, माइनस लगा रखा है, तो फिर माइनस का मतलब कम हुआ तो ज्यादा हुआ? नहीं समझना, उतना ही घबरा सके। देखो घबराओ इधर, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये तेरा स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, इकोनॉमी कक्षा में भी करा चो तो तुम भाई तुझे पीछे बैठने की क्या पड़ी रहती है? आगे आ जा, तुझे कहूँगा और पीछे कौन बैठा हो? ये मैंने फिलहाल क्या किया, एयर में वेट किया इसका। अब मैंने इसको इतना लिक्विड में डाल दिया, वेट कम होगा ज्यादा? ज्यादा कैसे? पानी भी खींचेगा इसको नीचे, है ना? पानी खींचेगा इसको नीचे। अबे तो जब ऊपर को फोर्स लगेगी तो सहारा नहीं लग गया, नीचे को वेट लग रहा है, नीचे तो अब थ्रस्ट लग गई, ऊपर को तो माइनस हुई या प्लस? तो फिर वेट कैसा हुआ? कम हो गया। इसको और पानी में डाल दे तो और कम हो जाएगा। एक बार तूने इसको पूरी तरह से पानी में डाल दिया तो अब ये मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट लग गई इसको, अब मैक्सिमम लगी, इससे ज्यादा लगेगी। अब तू इसको कितना भी नीचे ले जा, फर्क नहीं पड़ने का, कोई फर्क नहीं। तो वेट लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पानी में डाल रहा हूँ तो कम हो रहा है ना? क्यों कम हो रहा है? यहाँ केवल एक ही फैक्टर था इसका, वेट जो नीचे था, लेकिन यहाँ ऊपर को क्या लग गई? तो अब थ्रस्ट क्या कर रही है इसके वेट को? कम कर रही है। वेट कम होगा तो फिर वेट क्या है? फोर्स। फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होएगा, तो पानी में फोर्स एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा वापस आओ, ये क्या था? वेट इन वाटर भी कह सकता हूँ मैं इसको। वेट इन वाटर दो अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक इन वाटर, जो हमने लिक्विड में डाल के रखा उसको, तो उसका वेट कितना था? इतना था। अगर मैं आपसे पूछूं अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किसमें? इन लिक्विड। क्या है? वेट क्या होती है? तो फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करूं? फोर्स कितनी है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू ऑब्जेक्ट की
ये जो कट गया उसे काट दो, आपके पास आंसर क्या बचा? रो बाय रो इज 1। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल। तुम अगर फॉर्मूले लिखोगे या तुम सोचोगे रट लूंगा तो नहीं रटे जाएंगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब तक चीजें समझ में ना आए। अब क्या हो गया, रिपीट ही तो हो गया, करवा लूंगा। कौन सा 15 मिनट में तुमने कहीं तोप चला देनी, पीछे और रिपीट करा लो। समझ रहे हो बात को? ये परसों वाला ही करा है, पेरेंट वेट वो क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों निकल गया है? मैथ्स पढ़ रहा था। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ, ऐसे गलत तो बोलते कि मैं मैथ्स पढ़ रहा था तो मैं फिजिक्स पढ़ के नहीं आया। बोलते बड़ा जल्दी बोलते कि मैं फिजिक्स पढ़ के नहीं आया हूँ कल। फिजिक्स पढ़ के नहीं आया, मैथ्स पढ़ रहा था मैं आज। मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मुझे मारो जब बैठ तो बात तो लगती है कौन सा अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 1 माइनस रो बाय 6। और एक चीज, ये दोनों ही डेंसिटीज पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी कुछ तो होगी, दैट विल बी लेस देन 1। तो g की वैल्यू 9.8 नहीं रहेगी, 9.8 से कम रहेगी। तो छोटे बच्चों वाली चीज है। अगर किसी आदमी को 10 मीटर से हवा में फेंक दिया जाए, जल्दी से नीचे आएगा, लेकिन 10 मीटर से पानी में फेंकोगे तो धीरे धीरे तो जाएगा है। तो इसका मतलब इतनी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, इतनी तेजी से एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। एयर में एक्सेलरेशन कितना है ये, और यहाँ कितना है। और दूसरी बात, इसको याद करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब मैं यही भूल जाऊंगा रो क्या था सिग्मा क्या था तो मैं बच जाऊंगा। समझ रहे हो बात को? ये लिख तो भले लिया मैंने, लेकिन हमें क्या लिख लेना चाहिए, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। ऐसे याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे, पता नहीं रो किसका लिया सिग्मा किसका लिया। तो लिक्विड की डेंसिटी अपॉन बॉडी की डेंसिटी। पढ़ाई मजदूरों की तरह मत करा करो, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह कंपनी चलाया करो, अकल लगा कर। बहुत सारे लोग शब्द बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी मेहनत 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ने को जब नहीं पढ़ा जा रहा तो स्मार्टली पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो, याद ही तो रखनी चीज़ें। लिखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। दो तरीके होते हैं पढ़ने के मुकुल माधव। क्या? एक बच्चे होते हैं जो मजदूरों के 6 घंटे पढ़ते हैं, एक 2 घंटे पढ़ते हैं और 2 घंटे को 3 बार रिवाइज करते हैं, दो करके। उन्हें जो याद रहता है ना, उन्हें 6 घंटे वालों को याद नहीं रहता, उनकी सब खिचड़ी पक जाती है 6 घंटे। हमारी बायोलॉजिकल साइकिल नहीं है इतनी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। चलिए कराते हैं चीज़ों को। अब बताओ व्हेन विल द बॉडी फ्लोट। बॉडी फ्लोट कब करेगी, बॉडी कब डूबेगी, क्या होगा, सारी चीज़ें बताओ। अब सब कुछ कर चुके हो, क्या क्या कर चुके हो। बॉडी का वेट एयर में कितना था, वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना लिखा था आपने, v रो जी। वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड कितना लिखा था, जल्दी ना करा करो, ये लिखा था ना। ये सब चीजें अब आपको मालूम है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब बॉडी डूबेगी, कब बॉडी तैरेगी। देखो अच्छा, देखो सिंपल सोचते हैं हम, फिजिक्स की तरह मत सोचो, सिंपल सोचो। बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस देखो, बॉडी पर बॉडी का वेट है नीचे और बॉडी पर अपथ्रस्ट लग रही है ऊपर को। अब दोनों में से अगर दोनों बराबर हो गई तो जहां छोड़ोगे वही रह जाएगी, वही तो फोर्स लग रही है। बॉडी का वेट नीचे लग रहा है और बॉडी पे अपथ्रस्ट ऊपर को लग रही है। अगर वेट ज्यादा हुआ डूब जाएगी, अपथ्रस्ट ज्यादा हुई ऊपर को चली जाएगी, और अगर बराबर हुई तो जहां छोड़ोगे भी रहेगी। यही तो हुआ। अच्छा, अगर मैं इनको एक काम करता हूँ W1 और W2 लिख देता हूँ, वैसे याद रखने को।
अगर मैं बात करता हूं कि W1 ज्यादा है W2 से, W2 क्या है? अपथ्रस्ट। W1 क्या है? वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर W1 ज्यादा है W2 से तो बॉडी डूबेगी, पक्का डूबेगी। बॉडी का वेट बताओ क्या फॉर्मूला है? V। बॉडी पर लगने वाली अपथ्रस्ट का फॉर्मूला अभी लिख के आयो, अभी लिख के आयो। ये बॉडी का वेट और ये बॉडी पर लगने वाली ठीक है, सब कुछ कट गया। मैं ये मानकर चल रहा हूँ, क्या मानकर चल रहा हूँ उसको, कि ये और ये बराबर है, आए ना? ऐसे नहीं, ऐसे रिस्पॉन्स दोगे तो मैं इसको रिपीट करूँगा, बैठ के पढ़ाता नहीं, पढ़ते रहो बार बार जब तक हानि करोगे। ये क्या है? बॉडी का वेट। ये क्या है? अपथ्रस्ट। बॉडी का वेट फॉर्मूला बताओ ना, आई मीन किसका? बॉडी का मास क्या होता है? बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इनटू। अगर बॉडी पूरी तरह से पानी में डूब गई है तो जो बॉडी का वॉल्यूम है वही लिक्विड का वॉल्यूम इनटू सिग्मा, सॉरी इनटू रो। यहाँ तक समझ आना। इधर चलो अपथ्रस्ट पे आ जाओ। अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जो लिक्विड बाहर फेंका उसका वेट। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू, अब ये आ गया VL सिग्मा। और हमने कहा था अगर ये ज्यादा है तो जो है कट गया, जो काट दो, ये कट गया। तो हमने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सिर्फ आज पहली बार सामने आई कि जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो वो डूब जाए। लोहे को मरकरी में डाल दो, डूबेगा? कह रहे नहीं डूबेगा, क्योंकि लोहे की डेंसिटी है 7800 और उसकी है 13,600, नहीं डूबेगा। मरकरी में भी नहीं डूबेगा, पानी में ठीक है। या अब बाकी सारे केस हो गए तुम्हारे को जो तुम्हें चाहिए। बॉडी का डूबेगी, ये करी दिया हमने कहा बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। अच्छा, फ्लोट का केस बताओ। अपथ्रस्ट ज्यादा होगी, तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उल्टा हो इसका, सिग्मा ग्रेटर देन। लकड़ी डालती पानी में आपने, लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है, बॉडी ऊपर फ्लोट करती है। तो फ्लोट करने का मतलब ये नहीं होता, छोटे बच्चों की तरह सोचो कभी, ये थोड़ा बहुत हिस्सा पानी में रहता है, ठीक है ना? कभी बिल्कुल ही फ्लोट। और अगर बराबर हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। W1 और W2 बराबर हो गए, ना नीचे हो जाएगा और ना ऊपर जाएगा, जहाँ छोड़ोगे ठीक है। ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, जहाँ छोड़ोगे वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका वेट भी नीचे को और अपथ्रस्ट भी ऊपर को, वो बराबर है। जब बराबर है तो कोई फोर्स ना ऊपर धकेल रही है ना कोई फोर्स नीचे धकेल रही है, तो वहीं है। शिप कैसे तैर जाता है इतना बड़ा लोहे का होने के बाद? शिप कैसे तैर जाता है? शिप तो लोहे का बना, इतना बड़ा लोहे का शिप जो है वो पानी में तैरा रहे हो। देखे नहीं तो बड़े बड़े क्रूज बनते हैं आजकल, पूरे पूरे शहर बसे हुए उसको पानी में तैरा रहे हो। फ्लोट कब करती है बॉडी? शिप की शेप देखते हो नीचे से, जितना ज्यादा ये पानी डिस्प्लेस करे उतना बढ़िया। ध्यान रखिएगा, फ्लोटेशन का एक लॉ होता है। बॉडी का डूबा हुआ हिस्सा जितना ज्यादा पानी का वेट डिस्प्लेस करेगा उतना सही होता है। दोबारा सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। अगर बॉडी अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे तो बॉडी क्या है? लिखवा देता हूँ, एक लाइन लिखो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, law of flotation. When a body floats, weight of the body is equal to weight of liquid displaced by
बेटा वो फैन बंद कर देगा ऊपर से इसमें तो जाएगा डिस्प्लेस्ड बाय दूसरा भी कर देते हो लाइट कर लें डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। एक बार हिंदी में बोल के देखो उसको दोबारा से। बॉडी का इमर्ज्ड पोर्शन जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, अगर उस पानी का वेट और बॉडी का वेट बराबर है तो बॉडी फ्लोट। फिर से देख लो पढ़ने पर अच्छे से समझ के फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये लोग घर बैठे हुए ना सर रिकॉर्ड कर लो अगली बार क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्या मजे ले रहे हो बैठे हुए, मैसेज डाल देते हो बोलो सर रिकॉर्ड कर लेना, क्लास में आ जाना यहाँ पे। हम इससे अच्छा तो मैं घर से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, फिर आने की जरूरत क्या है। भावना तो कट से मैसेज डालती एकदम से। चलिए सरफेस टेंशन, नया टॉपिक, नया चैप्टर है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सरफेस टेंशन। क्या कह रहे हो ऊपर? नया चैप्टर, सरफेस टेंशन हाँ नया चैप्टर टॉपिक है। कैसे भी कह लो हाइड्रोस्टैटिक्स में आती है। सबसे पहले फोर्स ऑफ एडिशन, फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल क्या लिखा रहता है उसके ऊपर? एडहेसिव लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी की हम बात कर रहे हैं। काम क्या होता है फेविकॉल का? दो अलग अलग चीजों को जोड़ देना, दो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में एक से नहीं है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर देना। दोस्ती कर देता ना, दो लकड़ी ले ली, उनके बीच में फेविकॉल रखा, उनको चिपका दिया उससे, एडहेसिव फेविकॉल। तो एडहेसिव फोर्स क्या होती है लिखो फटाफट एक ही लाइन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। It is the force of attraction between molecules of different substance. It is the force of attraction between molecules of different substances. पानी में हाथ डाल दो पानी गीला हो जाता है, क्यों? पानी गीला नहीं, हाथ गीला हो जाता है। हाथ गीला हो जाता है क्यों? अरे एडहेसिव फोर्स, पानी के मॉलिक्यूल आपके हाथ के साथ चिपक जाते हैं, एडहेसिव फोर्स। किसी भी चीज को पानी में डालोगे, मरकरी मार डाल के, हाँ एक ग्लास की रॉड ले लो, एक ग्लास की रॉड को आपने पानी में डाला, बाहर निकाला, गीली हो गई, मरकरी में डालो, बाहर निकालो, ऐसी कैसी पड़ी। इट डज नॉट वेट द लिक्विड सरफेस, चिपकता नहीं है क्योंकि उसकी एडहेसिव। क्यों नहीं चिपकता? इसलिए नहीं चिपकता कि जो मरकरी है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को अलग होने नहीं देते। बोले नहीं कहाँ जाएगा, ग्लास के साथ जाने जो हमारे साथ है, तो खींच लेते हैं उसको वापस। पानी के मॉलिक्यूल थोड़े गद्दार हैं, बोला हम तो जा रहे हैं, रॉड आई थी, रॉड के साथ हम तो जा रहे हैं, तो गीला करेंगे उसको। लेकिन मरकरी के मॉलिक्यूल उसको गीला नहीं करते। इसका मतलब उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा। लिखो नेक्स्ट, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स लिखिए, it is the force of attraction between molecules of same substance. It is the force of attraction between molecules of same substance. तीसरा वर्ड आया मॉलिक्यूलर रेंज। ऐसा जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हें याद रखने हैं कि क्या होती है बस। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किसी हद तक ही तो खींच पाता होगा, भाई यहाँ तक खींच लेगा, यहाँ तक खींच लेगा, यहाँ तक खींच लेगा, कहाँ तक खींच लेगा? तो मॉलिक्यूलर रेंज जो है वो डिस्टेंस है जहाँ तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगा सकता है। ठीक है, उससे दूर चला गया तो ये इसको खींच नहीं पाएगा। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to maximum attraction up to which one molecule can attract another molecule, up to which a molecule can attract another molecule।
and it is of the order of 10 raised to power minus 9 meter, and it is of the order of 10 raised to power minus 9 meter. नेक्स्ट आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये क्या होता है? आपने एक मॉलिक्यूल यहां रख लिया, क्या कह रहे थे? टेम्परेचर इज हाई. चलिए, हाई ऑल्टीट्यूड मोड शुड बी ऑन हाई ऑल्टीट्यूड. चलो मैं बंद जाने देखो चलते. एक मॉलिक्यूल ले लें. ये मॉलिक्यूल अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को मैक्स टू मैक्स कितनी दूरी तक खींच सकता है? तो मैं एक काम करता हूँ, एक मॉलिक्यूल और बना लेता हूँ, उसके पास एक और बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ. ऐसे करते 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 मैंने सर्कल नहीं, क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा. ये रेडियस कितना ले रहा हूँ? ये रेडियस 10 raised to power minus 9 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है. और ये ऑर्डर है, हर बार इतना ही नहीं होता, इतना ही अंदाजन है. जैसे उत्तरी की पॉकेट मनी कितनी है? लाखों में. ये नहीं कि लाख है तो 1.25 लाख, 1,10,000 है. लाखों में मतलब लाख. ठीक है, ऑर्डर बता रहा हूँ केवल 10 की पावर माइनस नहीं. हर बार आप बोलो कि ए सब्सटेंस है, उसके बीच में भी ये होगा, बी है उसके बीच में भी होगा. नहीं, थोड़ा बहुत तो वेरी करता. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो हमने क्या किया? जितना मॉलिक्यूलर रेंज है उतना रेडियस लेकर, जितना मॉलिक्यूलर रेंज है उतना रेडियस लेकर हमने क्या बना दी? बॉल बना दी. उस बॉल को हम क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ. नाम से नहीं पता लगा, वो स्फीयर जहां तक एक मॉलिक्यूल बाकी के मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, फोर्स करा सकता है. नाम से पता लगा. ये मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूल की रेंज जहां तक दूसरे को खींच सकता है. एडहेसिव फोर्स दो अलग अलग के बीच में, कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल. सिंपल है, नाम से पता लगा. आगे चलिए. अब आता है सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म ऊपर ही हो रहा है बबल्स वाले ऐसे करके. हाँ ठीक है, आप आज आपसे सवाल पूछे जाए. ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो ऐसे बन जाता है? शैम्पू. नहीं, शैम्पू की बात कर रहा था. चलिए समझते हैं. इट इज अ फिल्म ऑफ लिक्विड. लिक्विड 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 जल्दी. सरफेस फिल्म. इट इज अ फिल्म ऑफ लिक्विड एट इट्स सरफेस. It is a film of liquid at its surface whose thickness is equal to ये देखो मॉलिक्यूलर रेंज. ये किसी भी लिक्विड के सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है. बहुत सारे सवाल इसमें आपको समझने को मिलेंगे. बढ़िया देखते हो ना, जब अब जैसे आजकल डेंगू का सीजन चल रहा है तो वो क्या कहते हैं, पानी के अंदर थोड़ा बहुत एक आध ढक्कन मिट्टी का तेल डालते हैं उसके अंदर, करते हैं ना. जैसे कूलर यूज नहीं करने मान लीजिए आप, तो कूलर का पानी निकालना पॉसिबल नहीं है आपके लिए. तो क्या करें, जहाँ पर भी जैसे अब बरसात हो रही है आजकल, बरसात के घर में आप चिड़ियों के लिए कोई बर्तन रखे हुए ऊपर, और बरसात हुई और आप भूल गए देखना उसको, उसके बाद और उसके अंदर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है तो उसके अंदर डेंगू का मच्छर आने लगता है. या तो आप उसको बदलिए, कूलर है उसमें आप नहीं बदल सकते, तो तेल डालिए. तेल डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि मच्छर नहीं करते, तो स्मेल अच्छी नहीं होती. हाँ, तेल ऊपर तैरेगा तो अच्छा, मच्छरों को पानी तक जाने के लिए पहले तेल से गुजरना पड़ेगा. ये भी सही है. हाँ, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं. चलिए बोलते हैं इसको. लिखो जरा, सरफेस टेंशन.
सरफेस है, अपने को बहुत सारी चीजें ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, सुबह को ओस गिरती है, ड्यू ड्रॉप्स होती है। ड्यू ड्रॉप्स गोली क्यों होती है, क्यूबिकल क्यों नहीं गिर जाती, पिरामिड शेप में गिर जाए, लेकिन सारी गोल होती है। पानी की बूंदें सारी गोल होती है, कारण बताइए, गोलाई का कारण जल्दी हो जाओ, चलो पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वैसे तुमने फॉर्मूला तो पढ़ा था पहले चैप्टर में, एफ अपॉन एल। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, होता क्या है, सभी लिक्विड, ज्यादातर सभी लिक्विड्स की जो सरफेस होती है ना, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह खींची रहती है। वो कोशिश करती रहती है कि मैं अपना एरिया कम से कम कर लूँ, कम से कम कर लूँ, कम से कम कर लूँ, और उस चक्कर में वो मॉलिक्यूल्स एक ऐसे स्ट्रेचिंग फोर्स उनके बीच में हर समय लगी रहती है, हर समय लगी रहती है, ताकि वो अपने एरिया को क्या करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपके पास एक क्ले दे दी मैंने, ठीक, उस क्ले का आपने पिरामिड बना लिया, उसका आपने क्यूबॉइड बना लिया, स्फीयर बना लिया, और एक और बहुत सारी शेप्स बना ली। अब मैं आपसे कहता हूँ बताइए सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, तो आप बोलोगे इसका। इसीलिए ये जवाब आपको जो मिल रहा है कि लीस्ट सरफेस एरिया किसका होता है, इसका। और हर लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की। उस चक्कर में क्या होता है, इसकी जो लिक्विड की सरफेस होती है ये ऐसे खींची रहती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे खींच के रखते हैं। समझो ये फोर्स कैसे लगेगी, ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, जैसे ये लेंथ आनी मानी, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे फोर्स करते हैं, ऐसे लगते हैं, इस डायरेक्शन में लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी। तो इसको कहते हैं, ये जो फोर्स लगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, एल, ये क्या है, एल, ये क्या है, एल। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगी, इसे ही आप क्या कहते हो, सरफेस टेंशन। ठीक है, धीरे धीरे और चीजें समझते। लिखो, कभी ऑयल पिन को पानी में तैराएं, ऑयल पिन तो लोहे की, पानी में कैसे तैरेगी, ऑयल पिन तो लोहे की, पानी में कैसे तैरेगी, पानी की लोहे की डेंसिटी 7800, पानी की डेंसिटी 1000, कैसे तैरेगी, तैर सकती है। आज जाके करिएगा, एक सिंपल ब्लॉटिंग पेपर ले लेंगे, ठीक है, वो इंक सूखने वाला होता है, धीरे से पानी के ऊपर उस ब्लॉटिंग पेपर को रख देना और उसके ऊपर ऑयल पिन को बहुत ही आराम से छोड़ देना। थोड़ी देर तक तो क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर उसके ऊपर तैरेगा। ब्लॉटिंग पेपर मत लेना, टिश्यू पेपर लेना। टिश्यू पेपर रखा उसके ऊपर पेन रख दी और छोड़ दिया आपने, बिल्कुल पंखे वंखे सब बंद कर दो। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पेपर है वो पानी को सोखेगा, भारी होगा, वो धीरे धीरे जमीन अंदर बैठ जाएगा, लेकिन पेन जो है ऊपर ही तैरती रहेगी। क्यों तैरती रहेगी, क्योंकि ऊपर की जो लिक्विड की लेयर है वो खिंची हुई है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। तो इतनी मोटी लोहे की, इतनी डेंसर सब्सटेंस की चीज भी उसके ऊपर तैर रही है। ठीक है, करके देखना तभी समझ में आएगी चीजें क्या होती है। अगर ऐसा नहीं होता, सरफेस टेंशन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये आराम से पानी में डूब गई, बिल्कुल। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए, जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो डूब जाएगी, लेकिन ऐसे केस में नहीं डूबेगी। कील मत रख दे, ऑयल पिन की ही बात कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हर चीज की ताकत की अपनी एक वो है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर उससे ज्यादा मत अंदर मोटी कील लगी बोले हम कराएंगे। ऑयल पिन की ही बात कर रहा हूँ, ऑयल पिन ही कराइए, हल्की सी होगी, लेकिन तैर जाएगी सरफेस टेंशन के कारण। आगे लिखिए, क्या लिखा बेटा आपने, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू व्हिच इट्स सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। It is the property of a liquid due to which its surface behaves like a stretched membrane. And tries to have minimum surface area. And tries to have minimum surface area. And tries to have minimum surface area is called surface tension. ठीक है, वो डायग्राम जरूर बना लेना एक बार, जो मैंने अभी बनाया था आपको। जैसे आपने सरफेस ले लिया, ऊपर का ये ऐसे
सिलाई ले ली और मान लीजिए आप इसमें एल लेंथ ले लेते हैं, तो फोर्स जो लगेगी स्ट्रेचिंग फोर्स इस तरीके से। ध्यान रखिएगा इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कोई वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, यूनिट किस में हो गई? न्यूटन पर मीटर। और लिख लीजिएगा स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखो some illustrations of surface tension. Some illustrations of surface tension. शेविंग ब्रश होता है, जब शेविंग ब्रश को ऐसे करके पानी के अंदर डालते हैं तो उसके ब्रिसल्स यूं फैल जाते हैं। कारण उसके पीछे ब्रिसल्स का वेट कम है, नीचे से पानी की लगने वाली अपथ्रस्ट ज़्यादा है, तो वो ब्रिसल्स जाते ही यूं है लेकिन वो यूं फैल जाते हैं। क्यों? उस पर लगने वाली अपथ्रस्ट ज़्यादा है और वेट कैसा है? कम है। लेकिन जब मैं बाहर निकालता हूँ तो वो पहले से भी ज़्यादा सिकुड़ के यूं आ जाता है। क्यों है? अब तुम फिजिकल टर्म की यूज करो जो हम पढ़ रहे हैं। अब जब ये अंदर गए तो पानी इनके साथ चिपक गया। पानी के मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन उसके एरिया को कैसा करने की कोशिश करेंगे? कम से कम। अब एरिया मिनिमाइज करने के चक्कर में क्या होगा? ये सारी सिकुड़ जाएगी सरफेस टेंशन के कारण। ठीक। एक दूसरा, जो मर्क्यूरी की ड्रॉप्स होती है ना, जो छोटी ड्रॉप्स होंगी वो तो आपको दिखेंगी स्फेरिकल। जो बड़ी ड्रॉप्स होंगी आप देखोगे वो काफी हद तक ओवल शेप में हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अब ये जो छोटी सी मर्क्यूरी की ड्रॉप हमने यहाँ बनाए, इसके अंदर तो बहुत सारे वो है पार्टिकल्स। ये सबका वेट किधर है? नीचे को। लेकिन इसमें एक ऐसी फोर्स भी लग रही है जिसे हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होती है यहाँ पर इस केस में, सरफेस टेंशन जो होती है डोमिनेट करती है इसके वेट पर। यानी किसकी चलेगी? सरफेस टेंशन। तो वेट भी लग रहा है, किधर को लग रहा है? मॉलिक्यूल्स का वेट किधर है? नीचे। सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश कर रही है? उसे मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है एरिया को। एरिया किसका मिनिमम होता है? स्फीयर का। तो ये गोला बनाने की कोशिश कर रही है उसकी, लेकिन वेट अपनी तरफ से जोर लगा रहा है। लेकिन क्योंकि छोटी ड्रॉप्स है तो सरफेस टेंशन डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर? तो किसकी चली? सरफेस टेंशन की चली। तो सरफेस टेंशन उसको कैसा शेप देती है? लेकिन जब ये मॉलिक्यूल ज्यादा संख्या में आ गए, जब ये मॉलिक्यूल बहुत सारे हो गए, तो फिर किसके मॉलिक्यूल्स पर क्या बढ़ गया? वेट। तो उस केस में सरफेस टेंशन थोड़ी सी वीक पड़ जाती है इस केस में। और इसलिए कैसा कोशिश की जाती है? सारे मॉलिक्यूल को खींच के किधर लाने की? नीचे लाने की। इसीलिए इसकी शेप कैसी हो जाती है? ओवल शेप। सिर्फ दो ही लाइन लिखनी है, स्मॉल मर्क्यूरी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। लिख रहे हो क्या? लिख लो थोड़ा बहुत तो लिख। जो छोटी मर्क्यूरी की ड्रॉप्स होती हैं वो शेप में स्फेरिकल होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो उन पर लग रही है that force is dominating the weight of the particles in the drop. ठीक है, लिख लिया? अपने लिए हिंट लिख लेना, काफी लोगों में लिखा है सारा। रेन ड्रॉप्स भी स्फेरिकल इसीलिए होती हैं, जब गिर रही होती हैं तो सरफेस छोटी छोटी सी है। ठीक है, अच्छा। अब मैं तुम्हें कुछ और चीज बताऊँ। छोटी छोटी लोहे की हमें गोलियां बनानी है। क्या किया हमने? मॉल्टन मेटल ले लिया यहाँ। मॉल्टन मेटल जब हमने यहाँ से लिया तो हमने इसमें से बीच में से छोटे छोटे छेद करने। ठीक है, हमने छोटे छोटे से सीड लेंगे, बेसिकली छलनी टाइप लेंगे। अब कितना? एक लिमिटेड अमाउंट इसमें से निकला। ये क्या है? मॉल्टन मेटल, पिघला हुआ लोहा समझ।
ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है। अब नीचे हमने रख दिया पानी, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे गिरेंगी तो रास्ते में ये मॉल्टन मेटल के ऊपर लगने वाली सरफेस टेंशन है वो इसको एरिया को क्या कर देगी, मिनिमाइज, एरिया मिनिमाइज करेगी। तो शेप कैसे बन जाएगी, गोल, ये गोल बन जाएगी। नीचे जाएगी, पानी में गिरेगी, ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी, आइडेंटिटी बॉल बन जाएगी। सरफेस टेंशन का फायदा उठा लिया। 2 एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी करने को बोला था, हर साल कहता हूँ बच्चे करते कम हैं, और बताता मैं मेरी से ढूंढना अपने आप। अगर मैं तेल गर्म कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर पानी की बूंदें डालता हूँ, उल्टा करता हूँ, चलो पानी लेता हूँ, पानी, हाँ चीटें आती, पूड़ियाँ बनने में मम्मी के साथ ही बना रहता है। पानी ले लिया हमने, पानी पहले ले लिया गर्म, उसके ऊपर हमने तेल की बूंदें डाल दी, कुछ क्या होगा। फिर हमने ले लिया पानी ठंडा, कोल्ड वाटर, इसके ऊपर तेल डाल दिया हमने। क्या दोनों केस में कुछ अलग सी चीज देखने को मिलेगी? बात समझ लो। एक तो हमने ग्लास में ठंडा पानी ले लिया, एक में गर्म पानी ले लिया, इधर भी थोड़ी सी 2-4 पानी की उसकी तेल की बूंदें डाल दी, इधर भी डाल दी, कुछ फर्क पड़ता है क्या? मेरे बताने से कुछ होगा नहीं, मैं समझाना चाहता भी नहीं, इसलिए कोशिश करिएगा जाके, और कुछ ऑब्जर्वेशन हो, किताब से नहीं पढ़ी, किताब से पढ़ लोगे तो हिसाब में ज़्यादा, गूगल से भी देखना, करके देखना कि क्या होता है अगर मैं गर्म पानी में पानी पूरी चला दिया इसको। अच्छा, अगर मैं गर्म पानी में तेल की बूंदें डालता हूँ या ठंडे पानी में तेल की बूंदें डालता हूँ, क्या सोच के बताइए, करके बताइए, फिर बात करेंगे कल। फिर देखते हैं सरफेस टेंशन में इसका क्या रोल है, ठीक है। ज़्यादा मेरा ज़्यादा ठंडे, हाँ बोल ना बता क्या हुआ, नहीं समझ, चैट जीपीटी से पूछेंगे। चैट जीपीटी वाला नहीं बताएगा, चैट जीपीटी तो लिख के दे देगा, मेरे पास भी पता है, मुझे सोचना क्या है। शिप होते हैं ना, शिप पहले अब तो क्या कम्युनिकेशन के बड़े डिवाइस आ रहे हैं, तो बहुत सारा तेल लेकर जाते हैं, क्रूड ऑयल लेकर जाए, तो बाई चांस फंस गए कहीं ऐसी जगह जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं, शिप खराब हो गया या उससे एक बार बाहर नहीं निकल पाया, तो क्या करते हैं, तेल को सारे समुद्र में फेंकते हैं। उससे क्या होगा, उससे एक बहुत तगड़ा ड्रैग शिप को मिलता है, और शिप किसी न किसी एक तरफ भाग लेता है। उनको अगर लगता है कि इधर की तरफ शोर होना चाहिए तो इधर फेंक देते हैं, और जब तेल फैलता है इतना बल्क में होता है कि वो शिप को ड्रैग कर देता है एक खास तरफ। सरफेस टेंशन की बहुत सारी स्थितियाँ और बताता है जब सर्दियाँ आ रही, ठीक है, जो स्किन है उसका मॉइस्चर कम होगा, ड्राई स्किन होनी शुरू हो जाएगी, क्या लगाइएगा, बाबा रामदेव का ऊपर देता है एडवर्टीजमेंट, कोकोनट ऑयल, चलो नहीं कोकोनट, क्रीम की बात करते हैं, क्रीम की बात करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाओ, कितना लेते हैं, कितना सारा भर के ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा सा लेते हो, उसके बाद क्या होता है, सारे हाथ में फैल जाता है। देखो खास चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ की सरफेस टेंशन कम है ना, वो स्प्रेड ज़्यादा करती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जिस चीज़ की सरफेस टेंशन कम है, सीधी सी बात है, सरफेस टेंशन तो क्या कर रही है, एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। अगर सरफेस टेंशन कम रखोगे तो वो चीज़ फैलेगी, है ना। आप जितने भी ऑइंटमेंट्स लेते हो, चोट पे लगाने की दवाई, कोई मुंह आ गई है ना, क्रीम होते हैं, थोड़ी सी लेते हो, सारी कमर में सारे हाथ में फैल जाती है। क्यों फैल रही है? क्योंकि आपने उसकी सरफेस टेंशन कैसी की गई है, कम। नेक्स्ट, सभी क्रीम्स और ऑइंटमेंट जितने भी होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी सरफेस टेंशन कम हो, ताकि वो ज़्यादा फैले, ज़्यादा एरिया में फैले। कभी शहद को फैला के देखना, कोशिश करना, थोड़ा सा शहद डाल के हाथ पे उसको फैला के देखना, पूरे हाथ पे फैलता कि नहीं फैलता, नहीं फैलता, कुछ मतलब करके देख, सीखोगे तो जब करोगे। एक और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक पानी लेना, पानी का टब लेना, पानी की बोट बनाना, सॉरी कागज की बोट बनाना, अरे यार पानी बोल रहा, कागज की बोट बनाना, ठीक, और इसके यहाँ ना एक कपूर, समझते हो, कैंपर, उसका टुकड़ा बांध लेना और पानी को शांत रहने देना, और थोड़ी देर बाद देखना क्या होता है।
फिर कल बताना मुझे क्या हुआ। अगर ये जलानी नहीं है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। धीरे 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 करके ये कपूर जो है पानी में डिजॉल्व होने लगेगा, ठीक है। लेना फिर अच्छे वाला गंदा लोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। और जब ये पानी में घुलेगा तो ये पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देगा। और जब सरफेस टेंशन कम होगी उसकी तो पानी ये हिस्सा, ये सॉल्यूशन जो है कैंपर वाला, ये फैलेगा तो ये बोट को क्या करेगा, चलाने लगेगा। तो बोट ऑटोमेटिकली चलने लगेगी अपने आप, ठीक है, सरफेस टेंशन पे, ठीक है। और क्या कह रहे कौन सी बोट ले रहे हो? पेपर बोट ले रहे हो? कितना सा टुकड़ा चाहिए? उसको मालूम है। और एक चीज, जो चीजें पानी में हाईली सॉल्युबल होती हैं, वो उसकी सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है। जैसे पानी में नमक डाल दो, ये किस चीज में आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। पानी में नमक डाल दो, पानी में हाईली सॉल्युबल है, पानी में घुल जाएगा, तो पानी की सरफेस टेंशन को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब उसी पानी में सर्फ डाल दो, सर्फ जो होता है इट इज पार्शियली सॉल्युबल। और आप देखते भी हो, जैसे ही जब अच्छा पानी में सर्फ डालते ही क्यों, क्या होता है सर्फ डालने से? नहीं, फर्क है, 2-3 चीज़ों का फर्क पड़ेगा। अब सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों में कपड़े गर्म पानी में अच्छे धोते हैं, ठंडे का क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी, कई फैक्टर्स आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, टेम्परेचर और सॉल्यूबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, और दोनों को एक साथ। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक। तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो पानी स्प्रेड ज़्यादा करेगा। तो आपने मान लीजिए कोई कपड़ा यहाँ डाल रखा है धोने के लिए, उस पर आप गर्म पानी डालोगे तो बड़े आराम से सारे कपड़े के ऊपर फैल जाएगा, गीला कर देगा उसको। लेकिन ठंडा पानी जो होगा वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। और मुझे सरफेस टेंशन कम करनी है, ये तो कंफर्म है कि सरफेस टेंशन कम करने वाली चीज़ फैलती ज़्यादा है, तो मैंने उसमें क्या डाल दिया, सर्फ डाल दिया, साबुन डाल दिया उसमें। अब सर्फ डालने से क्या हुआ, सरफेस पार्शियली सॉल्युबल, तो उससे सरफेस टेंशन कैसी हो जाएगी, कम। अब ये जो आपका सर्फ का सॉल्यूशन बना, ये सारे कपड़े में जगह सारे कोनों में पूरी तरह से पहुंच जाएगा। अगर कोई चीज़ फैलेगी नहीं तो वो तो कुछ खास हिस्सा में रह जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज़ फैलती होगी तो सारे कपड़े को गीला करेगी, सारे कपड़े में पहुंचेगी। क्यों पहुंच रही होगी, सरफेस टेंशन कैसी कर दी आपने? इस बात को बार बार दोहराते रहो, सरफेस टेंशन कम तो स्प्रेड ज़्यादा हो। तो सर्फ डालने से क्या हुआ, सरफेस टेंशन घट गई, तो जो सर्फ का सॉल्यूशन बना वो सारे में फैल गया, सारे में। तो कपड़े में जहाँ भी गंदगी होगी ये उसको साथ अपने साथ बांध के और बाहर निकाल, समझ लो आप। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। इस बात का ऑयल वाले में भी ध्यान रखना जब जवाब सोचोगे इसका, इस चीज़ का जवाब जब भी सोचना, जब मैं कह रहा हूँ आपने गर्म पानी पे तेल डाला और आपने ठंडे पानी पे तेल डाला, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कम हो जाती है, और जब सरफेस टेंशन कम होती है तो चीज़ फैलती ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे लिखो। अब ये पढ़ तो लिया हमने, ये सब हो रहा है, हो क्यों रहा है? हाँ, ये तो जब आए होएगा, जब बताइएगा कभी पता लगेगा। मेरे ख्याल से वैसे नहीं, मैं क्यों बताऊँ, मॉलिक्यूलर खुद ही करें, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। Molecular theory of surface tension. ये मैं लिखवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं मेरे। तो मैथ्स का पढ़ के आया ना, ठीक है, मैथ्स वाले सर मुझे टेस्ट कर लो।
प्यार से पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो किसी ने डंडा उठाया है तो आगे आगे दौड़ेगा फिर। ज़्यादा दिन झेलता नहीं मैं इन चीज़ों को, मजाक एक लेवल तक ही रहेगा बस। फिर यहाँ से लौटेगा किसी दिन घर जाना अच्छा लगेगा। देखो बोलना शुरू करो। पहले भी हमने हाँ नहीं आते, मम्मी को बुला ले, पढ़ता तो तू है नहीं। ये सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, पॉलिनोमियल्स भी नहीं हुआ है सर, कितने हुए? 2 3 बस। बेटर मेरी क्लास खत्म होने को चेक करके भेजो। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल, ये ए बी बी डैश ए डैश, ये क्या चीज़ है? अभी तो बनाया था। और सरफेस टेंशन का तुम एग्जांपल दूं, स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, ये भी करके देख सकते हो। करते तो तुम छोटी दिक्कत ही है, एक वायर ले लो, वायर का ऐसे सर्कल सा बना लो, ठीक, और वो तेरा वो शैम्पू घोल लो पानी, और इसके ऊपर फिल्म बना लो। बचपन में बनाते थे ना ऐसे छल्ला सा बना के और डुबो के वो गोला अंतर क्या मिलता है ऐसे जो बबल्स निकलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं उसको? अच्छा जो आपने ये रिंग लिया, रिंग के ऊपर आपने फिल्म बना ली। क्या किया आपने? वो सर्फ या शैम्पू घोल के आपने उसके अंदर डिप किया और आपने फिल्म बना ली। अब हमें ये कैसे पता लगे? मैंने डेफिनेशन में समझा दिया कि सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। आप कह रहे हो सर हमें तो समझ में आया, कहाँ है दिखाओ, दिखाने की कोशिश करो। अब एक धागा लो, वो जो आपकी जिससे आप बटन लगाते हो, हल्का सा बिल्कुल, और छोटा सा धागा लेके उसमें गांठ लगा लो, वहीं कर दो, एक उसका क्लोज्ड लूप बना ली। अब धीरे से वो धागे को इसके ऊपर जैसी भी शेप में पड़े हो छोड़। पानी नहीं है, फिल्म है। फिल्म जो शब्द है वो उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने क्या बनाई है? सरफेस फिल्म। उस शब्द को बोल बार बार, क्या बनाई है? कैसे बनाया? एक हमने मेटल का रिंग ले लिया, मेटल के रिंग को हमने उसमें डुबो दिया शैम्पू के सोल्यूशन में और बाहर निकाल दिया, तो एक फिल्म बन गई इसके ऊपर। ठीक है, अब ये फिल्म बन गई, फिल्म के ऊपर हमने धीरे से इसके ऊपर एक धागा डाल दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या करो, एक पेन लो, ऑयल पेन लो, मामूली गर्म कर दो तो बहुत अच्छा, और यहाँ टक से क्लिक कर दो उसको, यहाँ चुबा दो उसको। जैसे चुबाओगे आप क्या देखोगे? ये तो हो गई गायब, और ये जो धागा था आपका बिल्कुल गोल हो गया, बिल्कुल गोल हो गया। ये मैं दिखा सकता हूँ, जाने से पहले दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इस पर नहीं दिखा सकता, कल दिखा दूंगा इसको, अभी अटैचमेंट करने में टाइम लग जाएगा। हुआ क्या होगा? ये खींच रहा है ना चारों तरफ से। अभी हम क्या कह रहे थे? फिल्म बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब पहले तो इसकी शेप ऐसी थी ना, ऐसी थी। अब हमने बीच में से तो फिल्म तोड़ दी। जब बीच में से फिल्म तोड़ दी तो यहाँ से तो खत्म हो गई, लेकिन आसपास की फिल्म क्या करती है? इसको फोड़ के ऐसे हमने बीच में से फिल्म कैसी कर दी? खत्म कर दी यहाँ से। तो पहले तो केवल रखा हुआ था ऐसे, अब क्या हुआ? जैसे यहाँ से फिल्म गायब हुई, आपस में आसपास की सारी फिल्म ने क्या करा? इसको स्ट्रेच करके खींच दिया इसको। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ें प्रूव करके दिखा सकते हैं, इसको बड़ी बात करके देख सकते। सीखोगे तो रिवीजन करो, और यही याद रहता बेटा, फॉर्मूले तो याद ही नहीं रहते। अगले सारी सरफेस टेंशन पूछूंगा ना, फॉर्मूले पूछूंगा तो गायब हो गए। चलो आप नहीं, मैं पहले बता रहा था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, पी, क्यू और आर। अभी हम सरफेस फिल्म लिख कर आए,
आपको ध्यान है सरफेस फिल्म की मोटाई किसके बराबर है? हाँ बिल्कुल, मतलब मॉलिक्यूलर रेंज बोल रहे हो आप, है ना? इसकी मोटाई किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर रेंज। और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेकर हम क्या बनाते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। होता नहीं, बोलना सीखो जल्दी, क्लास में एक्टिव रहा करो, चुप ना रहा करो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब आप देखिए हमने क्या करा है, मॉलिक्यूल ले लेंगे बिल्कुल पानी के अंदर, लिक्विड, पानी बोलता रहता हूँ मैं अक्सर, लिक्विड। ये हमने यहाँ लिक्विड भी ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक बिल्कुल ऊपर ले। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको बराबर फोर्स से खींच रहे हैं या ये उनको खींच रहे हैं। तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो। अगर मैं ये मॉलिक्यूल यहाँ लेता हूँ और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के मैं स्फीयर बनाता हूँ तो इसके ऊपरी हिस्से में मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगे। सोचो ये रेडियस कितना है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा तो ये हमारा कैसा रह जाएगा? ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऊपर की तरफ खाली जगह रह जाएगी। ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ही ऊपर ले लिया, इसके तो ऊपर मॉलिक्यूल है ही नहीं, सारे मॉलिक्यूल किधर है? और मॉलिक्यूल नीचे है तो कोहेसिव फोर्स से मॉलिक्यूल किधर खींचेंगे इसको? नीचे की तरफ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस पर भी नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स कम है क्योंकि इस वाले हिस्से में मॉलिक्यूल ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो नेट फोर्स जो भी मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूलर रेंज इसके अंदर है, फिल्म के अंदर, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस फिल्म के अंदर होंगे सब पर क्या लग रही है? एक नेट डाउनवर्ड फोर्स। जितने भी मॉलिक्यूल फिल्म के अंदर है उस पर क्या लग रही है? नेट डाउनवर्ड फोर्स। देखो ये जो मॉलिक्यूल फिल्म के अंदर है या ये तो बिल्कुल सरफेस पर है, इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल ही नहीं है ना जो इसको खींचते ऊपर को, तो नेट फोर्स होती जीरो। ऊपर पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो हवा है, पानी के मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। जब यहाँ ऊपर कुछ है ही नहीं तो मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे ही खींचेंगे इसको, तो इन सब का नेट वेक्टर सब निकालूंगा तो किधर को भागेगा? नीचे। ऐसे ही इसका, लेकिन जो पूरी तरह से पानी में है उसका तो नेट फोर्स जीरो यहाँ होगा, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल फिल्म के अंदर है उस पर क्या लगेगी? नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। और यहीं से हमारी पिक्चर शुरू होती है इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के मन में आया, आदित्य बाबू, किसी मॉलिक्यूल के मन में आया तो मुझे ऊपर जाना है और फिल्म में जाना है, तो वो फिल्म में जाने के लिए इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट उसे काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर होती है। तो मॉलिक्यूल अगर यहाँ से चला, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और जब से फिल्म में घुसने लगा उस पर क्या लगने लगी? नेट डाउनवर्ड फोर्स। और वो फिर भी फोर्स के अगेंस्ट और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया, फिल्म में जाके बैठ गया। तो उस मॉलिक्यूल में क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से जितने मॉलिक्यूल फिल्म के अंदर जाएंगे सबके अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। एक बात दिमाग में बिठा लो, एवरी सिस्टम चाहे दुनिया में कुछ भी है, ट्राइज टू हैव कोई भी सिस्टम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम से मतलब मिनिमम रखने की कोशिश करता है। पानी को ऊपर स्टोर करा दो, भागता नहीं नीचे की तरफ, नहीं होता क्या? तो कहीं मना करेंगे तो कहते हैं हाँ क्या 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 ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ है ऑब्जेक्ट को उठाया मैंने, स्टूल को ऐसे उठा दिया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या करेगा ये? इसका मतलब ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज रखने की कोशिश करता है। सारे सिस्टम तुम कोई सी भी फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ लो, स्प्रिंग खिंचा हुआ पसंद करता है फिर नॉर्मल ऑफिस, तो दोबारा से जैसे खींचते हो छूट के फिर वापस आता है, दबाते हो छूट के दोबारा खुल जाता है। लेकिन अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो। और वही सिस्टम स्टेबल हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगले साल जाके डाइपोल शाइपोल पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ों में, अगर बारहवीं पहुँच गए तो वहाँ देखोगे आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई बार बार वो पूछेगा स्टेबल है अनस्टेबल है, स्टेबल है अनस्टेबल है, तो मैं क्या ढूंढूंगा उसकी? अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो मैं बोलूँगा स्टेबल तो अनस्टेबल। दो तरह के इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने एक नॉर्थ पोल ले लिया, इसको ये मैं समझना नहीं मैंने कोई और कुछ करा, सिंपल सी बात पूछ, मैंने एक मैग्नेट ले लिया, इसका नॉर्थ इधर है साउथ इधर, फोर्सेस तो पड़ी रहे उस साल,
क्या ये यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगी? इसमें क्या सोचा? साइंस पढ़ा रहा, साइंस नहीं भाई, साइंस नहीं। ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा, ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा, बिल्कुल यही रुकी रहेगी, रेस्ट पर रहेगी, कोई दिक्कत रहेगा। आप बताओ, रेस्ट पर ही रहेगी। अब साउथ इसकी तरफ खींचेगा, नॉर्थ इसकी तरफ खींचेगा, ये आप भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इनमें से एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। सोच के देखो, अगर मैं इसको मैग्नेट को थोड़ा सा यूं मूव करा, मैग्नेट कैसे कर दी मैंने, ये मैग्नेट मैंने ऐसे कर दी। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को ऐसे करूंगा, ये साउथ यहाँ है, नॉर्थ इधर है, और ये फिर नॉर्थ इसको खींच लेगा, फिर कोशिश करेगा यूं से, फिर यूं करने की। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये फिर वैसे आएगा। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इसको मैंने हल्का सा भी ऐसे कर दिया ना, तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा और ये पलट जाएगा इसको ऐसे करके। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, छोटा बच्चा भी देख के समझ ले कि क्या कर रखा है इसके अंदर। भाई ये साउथ को नॉर्थ खींच रहा है, आपने इस मैग्नेट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो साउथ थोड़ा इधर को चला गया, लेकिन अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नॉर्थ फिर खींच के सीधा कर देगा इसको। यानी अगर आप किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब करते हो और जैसे आप फोर्स हटाते हो दोबारा अपने वो रिगेन कर लेता है, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। लेकिन ये अनस्टेबल है, क्योंकि अब की बार अगर आपने इसको टेढ़ा किया तो ये नॉर्थ इसको रिपेल करके ऐसे कर, ऐसे कर। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम भी ये दोनों इक्विलिब्रियम, इस पर भी नेट फोर्स 0 थी, इस पर भी नेट फोर्स 0 थी, लेकिन ये अनस्टेबल रहा, ये स्टेबल। याद रहेगा, याद रहेगा, याद तो कुछ होता है कोई बात। फिर आगे चलते हैं। हर सिस्टम अपनी एनर्जी कैसी करने की कोशिश करता है, मिनिमम। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। अब थोड़ा सा लिखेंगे इसको, क्योंकि लिखने में काफी सामान है। शॉर्टकट मारना यार इसमें। फॉर मॉलिक्यूल P, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स above and below P are same. Therefore, no net force on. ठीक है, सिंपल है। ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ? कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ? आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है अभी तो पढ़ गया है। हाँ, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स लिख लिया करो, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। कोहेसिव फोर्स, कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्स। ऐसे क्यू के बारे में लिखिए। On Q, the number of molecules below it are greater than Q के लिए लिखो, number of molecules below Q are more than the number of molecules above it. ठीक है, so Q experiences a net downward force F1. So Q experiences a net downward force F1. और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल सरफेस फील्ड में और ऊपर और ऊपर और ऊपर बंधन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो यहाँ तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? Excellent. Okay, आगे। There are no molecules above R.
there are no molecules above R. So it experiences a net downward force F2. So it experiences a net downward force F2. ये इस फिल्म का ये जो आपने पिक्चर बनाया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया. आगे लिखिएगा. अब हमने क्या समझा इससे, एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा. Therefore all those molecules which are lying in the surface film, therefore all those molecules which are lying in the surface film are experiencing a net downward force. Are experiencing a net downward force. Are experiencing a net downward force due to force of attraction. Due to force of attraction. Next line. A liquid has to have a surface film. Therefore, when a molecule travels from when a molecule travels from A dash B dash, जब मॉलिक्यूल यहां से कहां जाएगा, ए बी की तरफ, क्या दिखाई दे रहा है? फोर्स कब से लगनी शुरू हुई? नहीं, फोर्स कब से लगनी शुरू हुई है? हाँ, जब से वो मॉलिक्यूल इसके अंदर घुसना शुरू हुआ. और जैसे जैसे ऊपर जाओगे और डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस. वर्क किसके बराबर होगा? तो जैसे जैसे आपका ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, Yes. A molecule travels from A dash B dash to AB. As a molecule travels from ऐसे नहीं common A dash B dash to AB. Work is done upon them against the downward force. Work is then done upon them against the downward force in the surface film. This work is stored as potential energy. This work is done as potential energy in the molecules of the surface film. और एक लाइन ना ब्रैकेट में लिख लेना. वो मत सोचना कि ये ऊंचा जा रहा है इसमें इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा वाली एनर्जी है. लिख लो कहीं ब्रैकेट में, दिस potential energy is besides. This potential energy is besides bracket में gravitational potential energy. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा. अब आगे लाइन छोड़ के बहुत सारा लिखना. Every system tries to have minimum possible potential energy. मिनिमम क्या दिखाया था? हाँ, एक सेकंड में कुछ देखना.
फिल्म की जो थिकनेस है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। कैसी है वो? फिक्स्ड है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम के बराबर होता है। अब देखिए ये फिल्म किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स। ये फिल्म किससे बनी है? मॉलिक्यूल से फिल्म बना रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आया ना? एक अच्छा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहे तो वॉल्यूम भी कम रहेगा। फिर किस वॉल्यूम क्या होता है? वो चीज कितनी जगह गिरती है, जितने मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे वॉल्यूम या जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में घुसते जा रहे हैं, फिल्म की क्या बढ़ती चली जा रही है? स्टेबिलिटी खराब हो रही है। कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज तो दिमाग में आ गई कि वॉल्यूम कैसा होना चाहिए मेरा? मिनिमम। वॉल्यूम मिनिमम होगा तभी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होगा। मॉलिक्यूल यहाँ से अगर घुसते चले गए तो मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो फिल्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब फिल्म का वॉल्यूम कम करने का तरीका क्या है मेरे पास? ये तो मेरी कैसी है? फिक्स्ड है। तो मैं क्या करूं? एरिया को कम कर दूं। और हर सिस्टम यही कर रहा है। पहली लाइन आज हमने क्या बोली थी? सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो एरिया को, सरफेस फिल्म के एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। आज बिना समझे हमने पहली लाइन रट्टा मार दी है। सरफेस टेंशन क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो फिल्म के अंदर लग रही है, पर यूनिट लेंथ लग रही है, और वो इस फिल्म के एरिया को क्या करने की कोशिश कर रही है? कम करने की कोशिश कर रही है। अब हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर थ्योरी से इसको समझने की कोशिश करी। फिर से बोलता हूँ, अगर यहाँ से फिल्म का एक फिक्स्ड वॉल्यूम है ना, फिल्म का वॉल्यूम कैसा है? फिक्स्ड है। यहाँ से मॉलिक्यूल और जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा मेरा। लेकिन मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ाने इसमें, क्योंकि जैसे जैसे मैं मॉलिक्यूल बढ़ाता जा रहा हूँ इसमें, फिर इसका फिल्म का पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अगर बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी तो स्टेबल कहाँ रहा? स्टेबिलिटी करने के लिए मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, यानी मॉलिक्यूल्स इधर से इधर नहीं जाने चाहिए। तो फिल्म क्या करती है? कुछ मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? फिल्म बना रहे हैं। वॉल्यूम किससे बन रहा है? मॉलिक्यूल से बन रहा है। मॉलिक्यूल जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ती जा रही है। नेचर क्या करती है? क्योंकि यहाँ पर फिल्म अपने एरिया को स्ट्रेच कर देगी। जब एरिया को कम करेगी तो क्या होगा? ये तो फिक्स्ड है मेरी, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? किससे बनी है? फिल्म किससे बनी है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं जाने चाहिए, तो इसके लिए क्या होती है? मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। किस चीज को? एरिया। थोड़ा सा इनको फटाफट आंसर लिखा। If the area of the surface film decreases, the number of molecules in the surface film decreases, the number of molecules in the surface film decreases, and hence dash decreases, and hence dash decreases, अरे बोलो, लड़कियों ने सबने बोल भी दिया। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। Therefore, every liquid tries to have minimum possible surface area. Every liquid tries to have minimum possible surface area so as to have minimum potential energy. So as to have minimum potential energy. टाइम देखना।
2 मिनट रह गए, बस फिर आज इतना ही करेंगे। चलो बस आज इतना ही कर लेते हैं। एक स्लाइड जब आप पानी के ऊपर तेल की बूंदें डाल देते हो तो जो मच्छर होते हैं सरफेस फिल्म के कारण मच्छर क्या कहते हैं, मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ब्रीडिंग ग्राउंड कैसे बन गया? सरफेस फिल्म खींची हुई है। जब लोहे की पिन तैर सकती है तो मच्छर के अंडे तो तैर ही सकते हैं। तो मच्छर के अंडे जो होते हैं उसके ऊपर एग्स जो होते हैं वो तैरते रहते हैं उसके ऊपर। तो यानी वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मच्छरों के लिए। लेकिन जब आप उसके ऊपर ऑयल डाल देते हो, ऑयल तो चिकना फैलता ज़्यादा है और जो चीज़ फैलती है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है। तो उसकी सरफेस टेंशन कम कैसी है? कम। तो जैसे ही मच्छर उसके ऊपर अंडे देता है वो मच्छर सारे अंडे सारे डूब जाते हैं। और जब अंडे डूब जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्रीडिंग ग्राउंड खत्म है। इसलिए पड़े जो पानी स्टेगनेंट रहता है, पानी कहीं पर भी पानी रुका हुआ है, फ्रेश वाटर है, गंदा पानी नहीं है, तो उसके अंदर एग ले होता है। तो उस एग्स को खत्म करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि उसके ऊपर से एक लेयर क्या कर दो, ऑयल की डाल दो, क्योंकि ऑयल की सरफेस टेंशन कम है। सरफेस टेंशन कम होगी तो उसके ऊपर जब वो एग ले करेगा तो सारे एग्स बेकार हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वो 2 आज तुम्हारे